बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। माय नेम इज़ बशीर शरीफ और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 मैथमेटिक्स या गर्ल्स पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि फेडरल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट के अंदर अपलोड किया था। तो अगर हम बात करें तो हमने पहले क्लास 9th और फर्स्ट ईयर के मॉड्यूल पर सॉल्व किया था, जिसके अंदर काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि क्लास 10th और क्लास 12th के मैथमेटिक्स गर्ल्स पेपर को सॉल्व किया जाए। तो आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के गर्ल्स पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले जो हमारे पास सब्जेक्टिव पोर्शन है, जिसके अंदर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट जो भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करें वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं स्क्रीन की तरफ। तो अगर हम स्क्रीन की तरफ मूव करें तो हमारे पास फेडरल बोर्ड ने अपना सिनेरियो चेंज कर दिया था, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव का पोर्शन सेम हैज जो 2023 के पेपर होंगे सेम टू सेम उसी तरह आएगा। लेकिन अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन हमारे पास चेंज हो गया, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो हर शॉर्ट क्वेश्चन में चॉइस है, तो किसी भी दो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर से हमने एक करना है। ठीक है, इसके अंदर आपने अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन करने हैं, लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर फेडरल बोर्ड की चॉइस है। तो स्टार्ट करते हैं और इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनके क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया गया है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों तक क्लियर आ सके। ठीक है, अब मेरे पास इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, तो एक साइड पे लेफ्ट पार्ट को सॉल्व कर लूंगा और एक साइड पे सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लूंगा। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि 3x² + 4x - 5 मीन 3x² + 4x - 5 = 5x² + 2x + 1। ठीक है, तो मैंने इसको सॉल्व करना है। अब इसके अंदर मेंशन नहीं है कि वेदर इट्स अ क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा? ठीक है, तो मेरे पास देखा जाए तो इस सब साइड को एक साइड लेकर तो 5x² + 2x + 1। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन बड़ी थी क्योंकि यहाँ पे x² की वैल्यू बड़ी है, तो इस सब इक्वेशन को दूसरा ट्रांसफर करूंगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे कि -3x² - 4x + 5। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। फिर स्क्वायर वाले टर्म को गठा लिख लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 5x² - 3x² + 2x - 4x + 1 एंड +5। ठीक है, तो फर्दर सॉल्व करें तो मेरे पास आ जाएगा 2x² - 2x + 6। ठीक है, इक्वल टू में क्या आ रहा था? 0। तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, तो इसको फिर देख लेते हैं। तो मेरे पास 2x², जब इन दोनों में से माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4 में से 2 निकालेंगे तो 2x एंड -6x आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर है। फिर इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां से मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो आ जाएगा 2x² - x + 3 = 0। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। जब डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास x² - x + 3 रह जाएगा। ठीक है, तो इसके हम फैक्टर डालेंगे या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो अगर हम फैक्टर की बात करें तो फैक्टराइजेशन में फर्स्ट और लास्ट टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो मेरे पास 3x² मल्टीप्लाई करने से 3x² आना चाहिए और प्लस माइनस करने से मेरे पास x आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मैं अगर मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, एक तरीका था हम कंप्लीटिंग स्केयर लगा लें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें या फैक्टराइजेशन लगा लें। तो मुझे एक ऐसा टेबल चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो -1 आए और प्लस माइनस करें तो 3 आए। तो अगर हम फैक्टर की बात करते रहेंगे तो फैक्टर से क्वेश्चन काफी लेंथी आएगा और आप लोग सोचते रहेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप इस पर अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरे पास a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -1 एंड c की वैल्यू है 3। तो अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की बात करें जो कि मेरे पास होता था कि x = -b ± √b² - 4ac / 2a, ये फॉर्मूला आता था। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यू को इंप्लीमेंट कर लेता हूँ। तो मेरे पास b की कितनी वैल्यू थी? तो यहाँ पे आ जाएगा +1 ± b² कितना था? -1, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ठीक है, -4, a की वैल्यू कितनी थी? 1 और c की कितनी थी? 3 डिवाइडेड बाय 2
एक कितना था मेरे पास 1, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको फर्दर कर लेते हैं। जब फर्दर करेंगे तो मेरे पास आ रहे हैं +1 प्लस माइनस 1 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2, तो फिर 1 प्लस माइनस √-11 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम यहाँ से अंडर रूट को लादा कर लें तो आ जाएगा 11 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2। तो हैज़ वी नो कि मेरे पास -1 में किसी को होता है अंडर रूट आयोटा के इक्वल होता है, तो इसको एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में लिख लेंगे और ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 जिसको मैंने सिंप्लीफाई किया। ठीक है, अब इसके अंदर मेंशन नहीं था, अगर इसके रूट फाइंड करनी होती तो हम एक्सरसाइज 2.1 के अंदर जो हमने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया है जो कि होता है b² - 4ac = 0। अगर क्वेश्चन में मेंशन हो रूट्स का तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, और अगर रूट ना गिवन हो तो फिर हम जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करते हैं। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग रहा हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो उस पर आपके लिए बेहतर है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई करें। ठीक है, तो बेसिकली ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखिए इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं की। तो मेरे पास -b प्लस -1 का, ठीक है, -4 से 3 12, तो मेरे पास इसका रिजल्ट आ रहा था। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन भी लिख देता हूँ। तो मेरे पास x के दो आंसर आ रहे हैं, एक बार +11 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और एक बार -11 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रही है कि माइनस आयोटा की जगह आयोटा क्यों लिखा, तो मेरे पास होता है आयोटा² = -1। जब हम अंडर रूट ले लेंगे तो आयोटा = √-1, जिसको मैंने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड पे हो गया हूँ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो इसके बाद हम मूव करते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इसको मैं रेस कर लेता हूँ। तो अगर नेक्स्ट पार्ट की बात की है तो उसमें लिखा हुआ है कि x - 1 डिवाइडेड बाय x + 3 प्लस x + 3 x - 1 = 13/6। अब इसमें मेंशन नहीं है तो हम तीनों में से कोई मेथड भी लगा सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, ठीक है, जो कि आपने क्लास 9 में भी पढ़ी होगी। एंड द सेकंड मेथड इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि आपने एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ी है। ठीक है, एंड थर्ड फार्मूला इज कॉल्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि आपने एक्सरसाइज 1.1 के अंदर पढ़ी है। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो सबसे पहले हम इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना लेंगे कि इन दोनों का मैं ले लूंगा एलसीएम। तो x + 3 x - 1 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो जब डिफरेंट थिंग होती है तो एलसीएम में क्या करते हैं कि सेम चीज आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल आउट। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे x + 3 है और x + 3 आपस में काट देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x - 1 x - 1। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी। फिर हम सेकंड को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखा है तो x - 1 काट देगा, तो मेरे पास बाकी क्या बच रहा है x + 3। तो यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा x + 3 मल्टीप्लाई विद x + 3। या इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि ये चीज इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है और ये चीज इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। मीन x - 1 मल्टीप्लाई विद x - 1, x + 3 मल्टीप्लाई विद x + 3। ठीक है, फिर इसको फर्दर कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेरे पास बेसिस सेम आ रही है। जब बेसिस सेम आ रही है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस x + 3 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। उसके बाद अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, x + 3 एंड x - 1। ठीक है, फिर ऊपर उसका फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर लेते हैं और यहाँ पे इक्वल टू में था मेरे पास 13/6 और यहाँ पे भी 13/6। तो ऊपर फार्मूले को ओपन कर लेते हैं। जब हम ऊपर फार्मूले को ओपन करेंगे तो मेरे पास आ रहा होगा a² - 2ab प्लस b² हैज इट इज, यहाँ पे आ रहा होगा प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, और डिनोमिनेटर के अंदर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x को x - 1 के साथ और 3 को x - 1 के साथ कम्प्लीटली मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे आ रहा था 13/6। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो बेसिकली मेरे पास ऊपर आ रहा था x² - 2x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस x² प्लस 6x
प्लस 9 डिवाइडेड बाय, जब x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x और -3 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 6 ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। तो जब ऊपर वाली ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, फिर अगर इसको फर्दर करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6x प्लस 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 6। तो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 13 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, जिसको अगर फर्दर करें तो आ जाएगा 6 2 ज़ा 12 6 4 ज़ा 24x 6 10 ज़ा 60। ठीक है, इक्वल टू 13 एक्स स्क्वायर 26x एंड माइनस 13 9। ठीक है, तो देखा जाए तो 13 एक्स स्क्वायर बड़ा है, इस सारी वैल्यू को उस साइड ले जाएंगे। जब सारी वैल्यू को उस साइड ले जाएंगे तो इक्वल टू क्या रह जाएगा 0 आ जाएगा 13 एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 26x फिर माइनस 39। ठीक है, और जो दूसरी साइड वैल्यू लेके जाएंगे ये इधर प्लस में था तो जाके माइनस 12x स्क्वायर, ये इधर प्लस होता जाके माइनस 24x और ये इधर प्लस में था तो जाके माइनस 60 ये आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर इसको फर्दर करेंगे तो मेरे पास बच जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 26 में से 24 निकालेंगे तो आ जाएगा 2x और 60 में 39 को अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना बन जाएगा 60 और 40 100 होता है तो मेरे पास ये बन जाएगा माइनस 99। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 99। ठीक है, अब ये आ गया। अब आप लोगों ने इसको फर्दर कर लेना है। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ कि डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ, देखता हूँ कि मेरे पास क्या फैक्टर बनते हैं। तो जब मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर पे करूंगा तो मेरे पास आ रहा था a की वैल्यू 1। ठीक है, मूड 5 और 3 पे इक्वेशन को उसको प्रेस कर देना तो मेरे पास मांगेगा मेरे से a की वैल्यू जो कि 1 है, b की वैल्यू 2 है एंड c की वैल्यू माइनस 99 है। ठीक है, जिससे मेरे पास एक फैक्टर बन रहा है माइनस 11 और दूसरा बन रहा है मेरे पास 9। ठीक है, तो इसके दो आंसर हैं। ठीक है, माइनस 11 एंड 9। तो इसमें मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकता हूँ, फैक्टराइजेशन भी लगा सकता हूँ और कॉम्प्लेटिक स्क्वायर भी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो आगे आपने कोई भी फार्मूला लगा के इसको इम्प्लीमेंट कर लेना है। मैंने डायरेक्टली कैलकुलेटर पे किया, आप लोग भी इसको कैलकुलेटर पे कर सकते हो। अगर आप लोगों को कैलकुलेटर पे नहीं पता तो आप लोगों ने कमेंट करना है, तो इंशाल्लाह एक शॉर्ट वीडियो इस पर बना देंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 2 था। उसके बाद इसको रेज कर लेते हैं, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। तो उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट हमने कर लिए हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात कीजिए तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है वो बहुत बार पेपर के अंदर रिपीट हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूं अपने पेपर की तो मैंने 2014 के अंदर पेपर किए थे, तो उसके वक्त भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और एक दो दफ़ा शायद मेरी दफ़ा ये क्वेश्चन पेपर में आया भी था। ठीक है, मैं 2014 की बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर से हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मेरे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर लिखा हुआ कि हैज इक्वल रूट। जब रूट होगा डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला, जब इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो मेरे पास ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हुए मैंने वो चीज लानी है। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इस पे अप्लाई करूं तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b। तो यहां पे मैंने a का स्क्वायर b का स्क्वायर और 2ab वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है,
और इधर प्लस ए में था और यहाँ पे आया कि माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले मेरे पास टर्म होती है एक्स स्क्वायर की, फिर मेरे पास होती है एक्स की और लास्ट में होती है कांस्टेंट की। तो इसमें से स्क्वायर वाली टर्म को अलग कर लूँगा और स्क्वायर की बगैर वाली टर्म को अलग कर लूँगा और कांस्टेंट को मैं अलग कर लूँगा। तो मेरे पास अगर फर्दर बात की तो मेरे पास आ रहा है एक्स का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्क्वायर से बगैर वाली टर्म तो मेरे पास आ रही है वो 2mcx। और अगर मैं कांस्टेंट की बात करूँ तो कांस्टेंट मेरे पास क्या आ रहा है बेसिकली कि प्लस सी का स्क्वायर एंड माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, तो फर्दर कर लेते हैं। तो अगर मैं फर्दर करूँगा तो मेरे पास यहाँ से बन रहा है कि एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम का स्क्वायर, यहाँ से मैंने x को कॉमन लेना था तो 2mc और ये लास्ट में मेरे पास कांस्टेंट आ जाएगी। तो कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। तो अगर फर्दर बात की जाए तो a की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1 प्लस m का स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ b इज 2mc एंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो रूट की बात हो रही थी, तो रूट के लिए हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो रूट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं। तो मेरे पास बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू कितनी है 2mc माइनस 4 ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एम का स्क्वायर एंड सी की वैल्यू कितनी है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, तो 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद हम कटिंग कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो मेरे पास ये और ये आपस में काट देंगे तो बाकी मेरे पास क्या क्या बच जाएगा, उसको लिख लेता हूँ 4 सी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, फिर फर्दर बात की तो मेरे पास सब में से 4 कॉमन आ रहा है तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। जब कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे 4 कॉमन आ गया, बाकी क्या बच रहा है माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 इधर मल्टीप्लायर उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मेरे पास क्या बच जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। माइनस सी स्क्वायर को दूसरे ले जाऊंगा तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर एंड प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये था मेरे पास चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये लोड आप कर लें। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। तो मैं इसको रेज कर देता हूं। फिर अगर इसी के सेकंड पार्ट में बात की जाए, ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट में लिखा हुआ क्या है कि हमने जो एक्सरसाइज 2.3, 4 एंड 5, 6 के अंदर जो रूट पड़े हो मेरे पास होते थे अल्फा एंड बीटा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ें तो लिखा हुआ है कि इफ थीटा एंड फाई, थीटा को हम लिखते हैं बेसिकली ये जो चीज होती है इसको पढ़ा जाता है थीटा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे साइड पे लिख के बताता हूँ कि इस चीज को पढ़ा जाता है थीटा और ये जो साइड होती है इसको बोला जाता है फाई। ठीक है, पी आई फाई। ठीक है, तो मेरे पास थीटा एंड फाई गिवन है। तो अब उसको जो एक्सरसाइज 2.3 एंड 2.4, 2.5 में बना था वहां पे रूट होते थे अल्फा एंड बीटा। यहाँ पे अल्फा को रिप्लेस किया गया थीटा से। ठीक है, और मेरे पास फाई को रिप्लेस किया गया बीटा से। तो चीज आपको क्लियर होगी। आर अ रूट ऑफ इक्वेशन,
मेरे पास इक्वेशन के रूट्स हैं। इक्वेशन मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y² माइनस 7y प्लस 9। उसके बाद लिखा हुआ दे फॉर्म एन इक्वेशन, वो एक इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, हुज रूट। अब जो इक्वेशन बना रहे हैं उसके रूट क्या है, 2 थीटा एंड 2 फाई। तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि अल्फा को रिप्लेस किया गया है थीटा से और बीटा को रिप्लेस किया गया है फाई के साथ, ठीक है। और मेरे पास इक्वेशन क्या आ रही है कि y² माइनस 7y प्लस 9, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला पढ़ा था सम ऑफ रूट का कि s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, जो कि मेरे पास क्या हो जाएगा कि थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो अगर इसमें देखा जाए तो मेरे पास वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू मेरे पास आ रही थी 1, बी की आ रही थी -7 एंड सी की आ रही थी 9। तो पुट कर लेता हूँ। तो जब मैं पुट करूंगा तो मेरे पास आ रहे हैं थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो मैंने सम ऑफ रूट निकाल लिए। अब मैंने निकालना है प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू थीटा डॉट फाई इज इक्वल टू सी ओवर ए, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा थीटा इंटू फाई इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है 9 और ए की 1। तो प्रोडक्ट मेरे पास आ गया 9, ठीक है। तो मैंने सम भी निकाल लिया, प्रोडक्ट भी निकाल लिया, ठीक है। यहाँ तक कर लिया। उसके बाद यहाँ तक करने के बाद अगर देखे जाए तो मेरे पास जो इक्वेशन में रूट गिवन थे, ठीक है, वो मेरे पास गिवन थे सम के लिए और प्रोडक्ट के लिए, दोनों गिवन थे। तो अगर मैं सम की बात करूँ, सम इज इक्वल टू क्या गिवन है, इन दोनों का सम भी निकालना है और प्रोडक्ट भी निकालना है। तो हो जाएगा 2 थीटा प्लस 2 फाई। तो अब इन दोनों में 2 कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा थीटा प्लस 2 फाई। तो मुझे पता है कि 2 थीटा प्लस, सॉरी यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है कि जब मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि थीटा प्लस फाई। तो हमने सम की वैल्यू तो निकाल ली है। सम की वैल्यू कितनी निकाली थी 7। तो यहाँ पे मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 14। तो चीज़ आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद मैं प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ। तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी निकालना है। तो प्रोडक्ट में भी ये जो दो रूट लिखे हुए इनका प्रोडक्ट लेने जा रहा हूँ। तो एक रूट था 2 थीटा और दूसरा था 2 फाई। तो मेरे पास आ जाएगा 4 थीटा फाई। तो थीटा एंड फाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही थी 9। तो यहाँ पे देगा 9 विच इज इक्वल टू 36। तो प्रोडक्ट सम दोनों निकाल लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो दे फॉर्म एन इक्वेशन। तो हमने बेसिकली इक्वेशन निकाली थी। तो सम के लिए और प्रोडक्ट के लिए इक्वेशन क्या होती है कि x² माइनस sx प्लस p। तो सम भी निकाल लिया, प्रोडक्ट भी निकाल लिया, तो इसको उसमें पुट कर लेंगे। तो अगर हम सम की बात करें x² माइनस s स्टैंड फॉर सम विच इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे आ जाएगा 14x, ठीक है। सॉरी ये y की रिस्पेक्ट है, तो यहाँ पे y की रिस्पेक्ट से इक्वेशन आ जाएगी कि y² माइनस sy प्लस p, ठीक है। तो y² है सीरीज आ गया माइनस सम कितना आया था मेरे पास 14। तो यहाँ पे आ जाएगा 14y एंड प्रोडक्ट मेरे पास आया था 36। तो यहाँ पे आ जाएगा 36, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको मैं रेस कर लेता हूं। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की तो नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के अंदर से 3.3 या 3.5 या 3.7 में से लिया गया है। तो अगर आपको चैप्टर नंबर 3 की कोई एक एक्सरसाइज आती है, 3.7 आती है, तो आपको 3.3 भी आ जाएगी और 3.5 भी आ जाती है, क्योंकि दोनों एक्सरसाइजें एक जैसे के सिमिलर हैं, ठीक है। तो इसको स्टेप वाइज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो अगर एक्सरसाइज 3 चैप्टर के क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे पास सबसे